So welcome back guys. Now we are back with our new lecture, and in this lecture we are going to study about the green revolution and agriculture subsidy virtue or vice, and at last we are going to study about the industry. राइट सो बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो अभी हम लोग सिर्फ ये देखेंगे जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके फीचर्स क्या थे और इम्पोर्टेंट इफेक्ट क्या हुए। सो फर्स्ट वन इज स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इन्होंने कहा जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। इंक्रीज क्यों हुई थी? बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, फर्टिलाइजर स्टार्ट कर दिए, हाई यील्ड वैरायटी शीट्स आ गए थे हम लोगों के पास, और हम लोग क्या करते थे, साइंटिफिकली सिलेक्ट करते थे विच वन क्रॉप वी हैव टू प्रोड्यूस। सो इस कारण से हम लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई ना तो स्टैग्नेशन पीरियड था हम लोगों का किसमें, एग्रीकल्चर में, वो क्या हो गया था, एंड हो गया था, खत्म हो गया था। नेक्स्ट वी हैव सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज। अब इन्होंने कहा जो एकरेज था, मतलब जो हम लोगों के पास एरिया अंडर कल्टीवेशन था, उसमें भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब वो इंक्रीज कैसे हुआ? फर्स्ट वन, हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी रिड्यूस द टाइम गैप बिटवीन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। मतलब किसी फसल को बोने से लेके कटिंग के बीच का जो टाइम था वो टाइम क्या कर दिया था, हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी ने कम कर दिया था। राइट जब वो टाइम कम हो गया तो इसके कारण क्या हुआ, डबल क्रॉपिंग क्या हो गई थी, पॉसिबल हो गई थी। मतलब अब हम क्या कर सकते थे, एक पर्टिकुलर टाइम में दो क्रॉप को क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों का जो कल्टीवेशन टाइम था वो टाइम क्या हो गया था, कम हो गया था हाई यील्ड वैरायटी शीट्स के कारण। अब उन्होंने कहा इसके कारण क्या हुआ, जब डबल क्रॉपिंग पॉसिबल हो गई तो लीड्स टू सब्सटेंशियल राइज इन ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन। जो कल्टीवेशन के लिए हम लोगों के पास एरिया था, ग्रोस एरिया, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर आप लोग देखें 1950-51 में जो ग्रोस कल्टीवेशन एरिया था वो कितना था, 13 करोड़ हेक्टेयर, और आज के टाइम में कितना है, डेट इज 19 करोड़ हेक्टेयर। राइट जो जो एरिया था ग्रोस एरिया कल्टीवेशन का वो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट वी हैव शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब क्या हुआ, जब मेरी आउटपुट इंक्रीज हो गई हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट तो उसके कारण से जब मेरी आउटपुट इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, फार्मर्स के पास सरप्लस बचना स्टार्ट हो गया, और उस सरप्लस को वो क्या कर सकते थे, मार्केट में सेल कर सकते थे। मींस मार्केटेबल सरप्लस बचना स्टार्ट हो गया। जब मार्केटेबल सरप्लस बचना स्टार्ट हुआ ना तो उसने क्या किया, फार्मर्स को प्रमोट किया कि आप लोग क्या करो, सब्सटेंस फार्मिंग छोड़ो, आपको किस पे जाना चाहिए, कमर्शियल फार्मिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास मार्केटेबल सरप्लस आ सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन अर्न मोर एंड मोर मनी। देन नेक्स्ट, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। जो फार्मर्स की सोच थी वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। फार्मर्स नो लॉन्गर व्यू एग्रीकल्चर एज सोर्स ऑफ सब्सटेंस। अब फार्मर क्या देखते थे, उसको एग्रीकल्चर को सोर्स ऑफ सब्सटेंस नहीं देखते थे, बल्कि कमर्शियल फार्मिंग आ गई थी, तो वो क्या करते थे, वो ट्राई करते थे कि हम लोग क्या कर सकें, अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकें। देन नेक्स्ट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब हम लोगों का क्या हो गया था, जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी उसमें हम क्या हो गए थे, सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। मींस अपने लिए अब हम खुद प्रोडक्शन कर सकते थे, और इंडिया ने क्या कर दिया था, बफर स्टॉक मेंटेन करना भी क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। देन नेक्स्ट, बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप्स। अब जो लो इनकम ग्रुप्स थे उनको बेनिफिट कैसे हुआ, देखो बेटे, जब हम लोगों के जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, राइट तो उसका रिजल्ट क्या निकला, फार्मर्स ने क्या किया, मार्केट में सेल करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। जब मार्केट में सेल होना ज़्यादा स्टार्ट हुआ तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, तो प्राइस क्या हो गए, चीज़ों के कम हो गए, बेसिकली फूड ग्रेन के। तो जो लो इनकम ग्रुप थे ना वो क्या कर सकते थे, उस फूड ग्रेन को बाय कर सकते थे। तो इन्होंने कहा जो हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे ना, उसने क्या किया था, जो लो इनकम ग्रुप था उनके लिए बेनिफिट कर दिया था। बिकॉज क्या हुआ, जो हम लोगों का फूड ग्रेन था वो सस्ता हो गया, और वो क्या कर सकते थे, जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग थे उसको क्या कर सकते थे, बाय कर सकते थे। नेक्स्ट वी हैव रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हमने कहा इंप्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन रिस्क क्या थे, सबसे पहला रिस्क था पीस्ट अटैक। जो हम लोगों के हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स थे ना उसके ऊपर क्या होता था, पीस्ट अटैक ज्यादा होते थे। राइट नेक्स्ट हम लोगों के पास है लिमिटेड क्रॉप्स। जो हम लोगों का
ग्रीन रेवोल्यूशन था, बेसिकली वीट और राइस तक ही क्या रह गया था, लिमिटेड रह गया था। राइट, हम लोगों ने क्या किया था, मेनली जो प्रोडक्शन थी वो किसकी की थी, फूड ग्रेन की थी, दैट इज कॉल्ड वीट एंड राइस। अनइवन स्प्रेड, अब उसने बोला जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो क्या हुआ, अनइवन स्प्रेड हुआ था। कैसे अनइवन स्प्रेड हुआ, इन स्टेट पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इट मेक रिमार्केबल इम्पैक्ट। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका इंपैक्ट क्या था, ज्यादा था। लेकिन अगर मैं ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में चला जाऊं तो वहां पे इफेक्ट क्या था, इन स्टेट के मुकाबले, मींस पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के मुकाबले क्या था, बहुत कम था। द नेक्स्ट, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। अब उन्होंने कहा जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे उन फार्मर यूज नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो क्या थे, एक्सपेंसिव होते थे। एक्सपेंसिव इनपुट चाहिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के लिए या हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। बट जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे उनके पास तो इतना पैसा ही नहीं था, तो वो क्या हो गए थे, एल्यूड हो गए थे इस गेन से। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन थे, जो बेनिफिट मिलना था उस बेनिफिट से जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से वो क्या हो गए थे, एल्यूड हो गए थे। क्यों हो गए थे, बिकॉज इसमें हम लोगों को हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी चाहिए और उसके लिए अमाउंट चाहिए थी, वो एक्सपेंसिव थी और फार्मर्स के पास पैसा नहीं था। इकोनॉमिक डिवाइड, अब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, सब्सिडीज दी थी। डिस्पाइट एड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज, सब्सिडाइज इनपुट, हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी रिमेन्ड बियॉन्ड रीच ऑफ मोस्ट मार्जिनल होल्डर्स। इन्होंने कहा बेशक गवर्नमेंट ने क्या किया था, सब्सिडीज दी थी, लेकिन फिर भी जो मार्जिनल होल्डर्स थे, मतलब जिनके पास लैंड कम थी, वो क्या थे, हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी की जो रीच थी या उसको वो क्या नहीं कर पा रहे थे, यूज नहीं कर पा रहे थे। अब इन्होंने कहा जो गेन था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो क्या था, सिग्निफिकेंट था बट सफिशिएंट नहीं था। राइट, गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर फाउंडेड टू बी significant but not sufficient, failed to bridge the gap between rich and poor in rural area. Thus the green revolution failed to achieve equity. अब उन्होंने कहा देखो हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी कौन यूज कर सकता था, रिच फार्मर, पुअर फार्मर तो कर ही नहीं पाते थे। तो इसके कारण से क्या हुआ, जो इक्विटी का ऑब्जेक्टिव था उसको क्या नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए। नो डाउट ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इंपैक्ट थे वो सिग्निफिकेंट थे, लेकिन सफिशिएंट नहीं थे, मींस जितने होने चाहिए थे उतने नहीं थे। नेक्स्ट वी हैव, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इन्होंने कहा क्या इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, आंसर क्या था, यस बिल्कुल चाहिए। क्यों चाहिए, अब अवर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स आर एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू अदर नेशन। अगर आप इंडिया के प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स को मैच करो यूएस से या अदर स्टेट्स के, अदर कंट्रीज के, सॉरी अदर नेशंस के जो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स थे उनके साथ, तो इंडिया के जो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड है वो क्या है, बहुत कम है। आवर फूड ग्रेन स्टॉक्स आर एट द पॉइंट ऑफ अनसर्टनिटी। जो हम लोगों के फूड ग्रेन के स्टॉक है वो क्या है, अनसर्टनिटी के पॉइंट के ऊपर है। Most of the farmers in India continue to face uncertainties of weathers. अब हम लोगों के पास क्या था, जो फार्मर्स हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी तो इतनी है नहीं, तो उसने बोला जो फार्मर्स है किसके ऊपर डिपेंड है, वेदर के ऊपर डिपेंड है, और उनको क्या करनी पड़ती है, अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है। क्यों, अगर रेन अच्छी हुई तो प्रोडक्शन अच्छी, रेन अच्छी नहीं हुई तो प्रोडक्शन कैसे अच्छी होगी। लोन वेवर आर बिकमिंग रैकरिंग नेचर। अब लोन वेवर रैकरिंग नेचर कैसे बन गए, देखो जो मार्जिनल फार्मर था या पूर्व फार्मर था उसने लोन लिया, प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई क्योंकि वेदर के ऊपर डिपेंड थी, तो क्या होगा, वो लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ता था, लोन वेवर करने पड़ते थे। फार्मर कॉन्टिन्यू सपोर्ट टू अनसर्टनिटी ऑफ द मार्केट्स। अब क्या हुआ, मार्केट में अनसर्टनिटीज थी, राइट। अनसर्टनिटी का मतलब क्या है, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो प्राइस कम हो जाता था और फार्मर को लॉस बियर करना पड़ सकता था, क्योंकि एमएसपी अगर नहीं होगा तो यही होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना हो तो क्या होगा, जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी प्राइस कम। तो क्या होता था, फार्मर्स को उससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और फार्मर्स क्या हो गए थे, दोबारा से सब्सटेंस फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग अगर सब लोग करते थे, सब लोगों की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइस कम हो जाता था, तो प्राइस इतना कम हो जाता था कि वो अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाते थे। इस कारण से क्या हुआ, जो फार्मर्स थे वो किधर जाना स्टार्ट हो गए थे, सब्सटेंस फार्मिंग की तरफ जाना स्टार्ट हो गए थे।
नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर सब्सिडी वर्च्यू और वाइस। अब ये कहते थे जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए बेसिकली। वाइस कुछ लोग कहते थे एग्रीकल्चर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए और कुछ लोग कहते थे यस अभी देनी चाहिए। राइट क्यों नहीं देनी चाहिए वो क्या था, न्यू टेक्नोलॉजी हैज बीन वाइडली अडॉप्टेड। जो कहते थे ना नहीं देनी चाहिए वो कहते थे नई टेक्नोलॉजी तो हम लोगों ने क्या कर ली, वाइडली अडॉप्ट कर ली आज के टाइम में, इस कारण से सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड रीजन क्या दिया उन्होंने, वो कहते हैं रिच फार्मर्स आल्सो एंजॉयड द बेनिफिट्स। अब गवर्नमेंट क्या करती थी, सब्सिडी देती थी, पुअर फार्मर को दे रही है, लेकिन रिच फार्मर जो सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक, वो भी क्या करता था, उसका एंजॉय लेता था, उसको भी बेनिफिट मिलता था। तो वो कहते थे ये चीज गलत है। वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब उन्होंने कहा जब रिच फार्मर क्या कर रहा है, सब्सिडी का बेनिफिट ले रहा है तो वेस्ट हो रहा है रिसोर्स। जिस बंदे को सब्सिडी की जरूरत नहीं है अगर वो बंदा सब्सिडी ले रहा है तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। इंडस्ट्री बेनिफिट टू अ मार्केट विदाउट कंपटीशन। अब उन्होंने कहा जो इंडस्ट्रीज थी ना उनको भी बेनिफिट हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसमें सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइजर पे, तो कोई कॉम्पिटिटर आके प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहता था। राइट तो उसने बोला जो मार्केट थी फर्टिलाइजर की वो क्या थी, विदाउट कंपटीशन थी, और इंडस्ट्री को इसका क्या मिलता था, बेनिफिट मिलता था। तो वो कहते थे भैया सब्सिडी बंद करो सो दैट कंपटीशन इंक्रीज हो, बेटर क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स आए, और उससे क्या हो जब कंपटीशन होगा तो हम क्या करेंगे, जो फर्टिलाइजर है उसको कम कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस करने की भी ट्राई करेंगे। राइट सो ये रीजन थे जिस कारण से कहा जाता था कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। अब होनी क्यों चाहिए, अ वर्च्यू। बल्क फार्मर्स आर पुअर। जो कहते थे सब्सिडी होनी चाहिए वो कहते थे ठीक है रिच फार्मर्स है, लेकिन नंबर ऑफ रिच फार्मर्स कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स तो क्या है आप लोगों के पास, पुअर हैं। सेकंड वो क्या कहते थे, गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर। अब उन्होंने कहा अगर आप लोग सब्सिडी नहीं दोगे तो क्या होगा, रिच फार्मर तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा और रिच हो जाएगा, लेकिन पुअर फार्मर तो कर ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, जब पुअर फार्मर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्टिविटी कम और वो क्या हो जाएगा, और पुअर हो जाएगा। तो जो रिच और पुअर के बीच का गैप था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। राइट गाइस, एंड नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्री। अब इन्होंने कहा इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स हैव फाउंड दैट पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। उन्होंने कहा जो गरीब देश है वो क्या कर सकता है, इकोनॉमिक्स कहते थे तभी तरक्की कर सकता है जब उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करे, ग्रो हो जाए। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री ऐसा एम्प्लॉयमेंट देती थी जो एग्रीकल्चर के एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा क्या स्टेबल है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में 12 मंथ्स क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते। वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री वाज वेरी लो, लार्जली कन्फाइंड टू कॉटन इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री। जो हम लोगों के पास वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री थी वो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री क्या थी, लिमिटेड थी। ज्यादातर हम किस में प्रोडक्ट बनाते थे, किस इंडस्ट्री का हम लोगों के पास क्या था, एक्सपेंशन था, कॉटन इंडस्ट्री का या जूट इंडस्ट्री का। देन नेक्स्ट देयर वर 2 वेल मैनेज आयरन स्टील फर्म्स, वन इज इन जमशेदपुर एंड अनदर इन कलकत्ता। तो उन्होंने कहा जो हम लोगों के पास मैक्सिमम इंडस्ट्रीज थी वो तो कॉटन इंडस्ट्री थी या जूट इंडस्ट्री थी, लेकिन जो आयरन इंडस्ट्री थी जो वेल मैनेज थी वो सिर्फ 2 जगह पे थी, एक थी जमशेदपुर में और दूसरी कहां पे थी, में। अब इन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका इंडिया में क्या रोल है। फर्स्ट वन, मीटिंग एवर राइजिंग डिमांड। डिमांड क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है। राइट क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। राइट तो इन्होंने कहा जो डिमांड बढ़ रही है उसको मीट करने में क्या करता था, इंडस्ट्रियल सेक्टर हेल्प करता था। राइजिंग पीपल इनकम। अब जब इंप्लॉयमेंट जनरेट करेंगे हम लोग, मींस देखो डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्री उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, लोगों को इनकम होगी, तो लोगों का इनकम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ। अब इन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना उसमें ग्रोथ की पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो ग्रोथ की पोटेंशियल इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, ज्यादा है। की टू हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट।
अगर मेरे को एक्सपोर्ट इंक्रीज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हो, वो इतने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे कि कंजम्पशन करने के बाद भी, इंडिया में कंज्यूम करने के बाद भी बच जाए और हम लोग क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ये मैंने बता ही दिया कि क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। देन नेक्स्ट वी हैव टू मॉडर्नाइजेशन। अब इन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो क्या करता था, इकोनॉमी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी ले जाएगा। क्यों ले जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं हम लोग। जब हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में करेंगे तो क्या करेंगे, उस टाइम पे लेटेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की ट्राई करेंगे, बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की ट्राई करेंगे, और जब बेटर प्रोडक्ट आएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे बेटे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।